हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये आपका फिफ्थ सब टॉपिक है। अगर मैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें जो पहले 4 सब टॉपिक्स थे वो भी मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर द जनरल साइंस सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपके आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आज की इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी की अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो हम क्या बोलते हैं कि किसी पर्सन में कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी काम को कर सकता है, उसको हम जनरली बोलते हैं कि इसमें इतनी एनर्जी है। सो सेम इज़ द डेफिनेशन रिटन हेयर दैट एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। किसी भी फिजिकल सिस्टम की एबिलिटी की वो कितना काम परफॉर्म कर सकता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। Now, sources of energy are divided into two types, that is conventional and non-conventional. तो वैसे तो इस वीडियो में हम कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू यहाँ पे मैंने ऐड किया है दैट कन्वेंशनल सोर्सेज को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल हो गए जिनको हम पे करते हैं उनको ख़रीदने के लिए, एंड नॉन कमर्शियल जो हमें ऐसे भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो कमर्शियल में आपके आते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कमर्शियल में आपके आते हैं जैसे फायरवुड, ड्राइड डंग, एंड देन आपके आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके आते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। अब हम आगे देखेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। सो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल sources of energy and they are available in limited quantity apart from hydroelectric power। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई रेट। तो हम लोगों ने जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई रेट एंड सो देर इज़ अ नीड टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हम कहते हैं कि हमें कोल एंड पेट्रोलियम का कंजप्शन जो है वो कम करना चाहिए बिकॉज दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट। सो दे आर नॉट मतलब अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इसी रेट पे उनका कंजप्शन करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कहते हैं ना, सुनते हैं हम न्यूज़ में कि पेट्रोल नहीं बचेगा। सो उसी एग्जांपल से आप लोग याद रख सकते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में जैसे आपको बताया हुआ है कोल, पेट्रोलियम, तो ये सारे जो है फॉसिल फ्यूल्स दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Now further the conventional sources of energy are divided into two types, that is commercial and non-commercial energy। तो अब एग्जांपल्स हम देखते हैं। दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दे ऑल आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद oil is the most widely used source of energy and coal, petroleum and natural gas account for about 90% of world's production of commercial energy and hydroelectric and nuclear power account for about 10%। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है जो है दे अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी की, तो उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है दे अकाउंट फॉर अबाउट 90% एंड द रिमेनिंग 10% इज़ अकाउंटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर। देन सबसे पहला जो हम ये सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कोल। तो कोल क्या है? कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी
विच कुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स। तो कोल जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड होता क्या है ये, इट इज़ अ ब्लैक ब्राउन सेडिमेंट्री रॉक। अब है कोल की फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर्स व्हेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट एंड देन इनटू एंथ्रासाइट एंड दिस इन्वॉल्व अ लॉन्ग प्रोसेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें देखना है कि कोल जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कोल जो होता है ये बनता है व्हेन द रिमेन्स जो लेफ्ट ओवर मटीरियल बचता है प्लांट्स का, व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट। और इस पूरे प्रोसेस में जो है इट इज़ अ ईयरली प्रोसेस, बहुत सारे साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, यानी कि कोल फॉर्मेशन जो है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसेस। उसके बाद कोल को हम यूज़ करते हैं। कोल हेल्प्स अस फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज हीटिंग ऑफ द हाउसेस, फ्यूल फॉर बॉयलर्स एंड स्टीम इंजन्स, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर बाय थर्मल प्लांट्स, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द कंट्री। हमारी जो कंट्री में कमर्शियल एनर्जी की कंजप्शन है उसमें से सबसे ज़्यादा 70% जो है वो क्या यूज़ हो रहा है, कोल। उसके बाद आता है आपका ऑयल। आउट ऑफ ऑल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑयल इज़ यूज्ड अबंडेंटली ऑल ओवर। तो ऑयल जो है, ऑयल भी अबंडेंटली यूज़ होता है हमारी कंट्री में, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो ऑयल है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, बट द रिसोर्सेज फॉर सेम आर इवन स्मॉलर। बट इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है ऑयल का हमारी कंट्री में, बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल दे आर वेरी लेस, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम डिपॉजिट्स इज़ नोन एज ऑयल रिसोर्सेज। अगला आपका आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, एंड in crude form black liquid is known as petroleum, and the formation of natural gas occurs when the gas comes in contact with petroleum layer. उसके बाद जो आपकी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ 50 to 90% ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर है किस किस का, 50 to 90% ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और होता क्या है, जो आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है उसकी रिफ़ाइनिंग होती है, उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, एंड उसकी रिफ़ाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन के बाद ही जो पेट्रोलियम है वो हमें अवेलेबल होता है एज पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। एंड नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि जो नेचुरल गैस है इट इज़ लेस, it causes less air pollution as compared to other fossil fuels. तो होता क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जनरली लीड्स टू द एयर पोल्यूशन, क्योंकि उससे जो है हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट या बहुत सारे हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है वो कॉज होते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो नेचुरल गैस है इट इज़ लेस, इट कॉज लेस एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल, सो दैट इज़ वाई नेचुरल गैस इज़ मोर प्रेफरेबल। देन आती हैं फ्यूल वुड्स। तो फ्यूल वुड्स जो है रूरल एरियाज़ में पीपल यूज़ अ फ्यूल वुड फॉर देयर डे टू डे कुकिंग विच कम्स फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल वुड हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू रैपिड डिफॉरेस्टेशन। लेकिन एक्चुअली फ्यूल वुड्स जो है मोस्टली रूरल एरियाज़ में लोग यूज़ करते थे फॉर डे टू डे कुकिंग, एंड ये जो फ्यूल वुड है ये कहाँ से मिलती थी, फ्रॉम द नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस। लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल वुड का जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो गई है, एंड वी कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड। देन आते हैं आपके थर्मल पावर प्लांट।
तो जनरली क्या होता है पावर स्टेशंस में, पावर स्टेशंस बर्न अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है टू हीट अप वाटर। ये तो आपने सुना होगा कि पानी से बनती है बिजली। तो क्या होता है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है टू हीट अप द वाटर एंड टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपका जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल प्लांट। इसलिए इसको थर्मल प्लांट कहा जाता है क्योंकि फ्यूल जो है वो बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड to heat up the water which leads to the formation of steam and which runs the turbine to generate electricity, and then electricity का जो transmission है वो ज़्यादा efficient है as compared to transporting coal and petroleum over the same distance, and that's why it is called as thermal plant because fuel is burned to produce heat energy which is then converted into electrical energy. Then आती है आपकी nuclear energy. A small amount of radioactive substance can produce a lot of energy through the nuclear substances all over the world, and in order to obtain nuclear energy, nuclear reactions are essential and there are about 300 nuclear reactions. तो nuclear energy कैसे generate होती है? A small amount of radioactive substance can produce a lot of energy through the nuclear substances all over the world. तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय गोइंग थ्रू नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट प्रोड्यूसेस fewer greenhouse gas emissions during the production of electricity in comparison to sources like coal power plants. तो न्यूक्लियर एनर्जी को भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन में भी बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज लाइक कोल पावर प्लांट्स. But although in case of accidents, the same nuclear energy releases in high amount in the environment, and also the nuclear waste that remain is radioactive and hazardous. But जो nuclear waste होते हैं they are very radioactive and hazardous also. तो ये थे हमारे कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल में भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल. तो अभी तक जो हमने देखे दे आर कमर्शियल, एंड अब नॉन कमर्शियल जो सोर्सेज होते हैं दे आर जनरली फ्रीली अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज एंड दे आर कंसीडर्ड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज. और एग्जांपल्स हैं इनकी इंक्लूड स्ट्रॉज, ड्राई डंग, फायरवुड एक्सेट्रा. तो अब हम देखते हैं समरी व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द टुडेज टॉपिक जो हमने पढ़ा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इसमें क्या है, द ह्यूमन रेस वाइडली यूजेस दीज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ यूसेज इज़ सो हाई दैट द रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग एट एन इवन फास्टर रेट. तो वही मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, एंड जिस अलार्मिंग रेट पे वी आर कंज्यूमिंग these resources they are depleting at a very faster rate, and at present many countries are overly dependent on fossil fuels to meet their requirement for power. एंड एट प्रेजेंट बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ओवरली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे ही टू मीट देयर रिक्वायरमेंट फॉर पावर, एंड द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम इन आवर कंट्री आर क्विकली एग्जॉस्टिंग, and if it continues there will be soon complete exhaustion of all the conventional sources of energy. तो हमारी कंट्री में भी जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं दे आर क्विकली एग्जॉस्टिंग, एंड इसी रेट पे अगर हम इनको कंज्यूम करते रहे तो देर विल बी सून complete exhaustion of all the conventional sources of energy because they are non-renewable, so there are chances that they will get completely exhausted. So we have to develop some sources of energy that alternative, so we can say that alternative sources of energy, so that we can protect our conventional sources of energy. So in the next video we will see the non-conventional sources of energy. Thank you.
And if you like the video on my channel, you can like, share and subscribe to my channel. Again, thanks for watching.